नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की जन आक्रोश महासभा पूरी तरह से फ्लॉप, खाली रह गई कुर्सियां। राजस्थान में भाजपा को लगा बड़ा झटका। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ में फिर 75 सीटों के साथ बनेगी कांग्रेस सरकार, कैबिनेट मंत्री ने कही ये बात। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में बड़ा घमासान और कांग्रेस छोड़ा सिंधिया समर्थक मंत्री का बयान वायरल, कहा वो हमारे साथ भी कर सकता है गद्दारी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पिछले दरवाजे की राजनीति कर रही भाजपा, अखिलेश ने आरक्षण को लेकर बताई बीजेपी की सच्चाई। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि वरुण गांधी ने कहा कि दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त एक भी मरीज को नहीं मिल पाया सरकारी योजना का लाभ, 10 की मौत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सभा में खाली रह गई कुर्सियां, भारी भीड़ जुटाने का दावा हो गया फेल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में जन आक्रोश महासभा का आयोजन लोहागढ़ स्टेडियम में किया गया। जन आक्रोश महासभा में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार समेत कई सारे नेता मौजूद रहे, लेकिन दोस्तों सभा में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी की सभा में कुर्सियां तक नहीं भर पाई। काफी संख्या में कुर्सी खाली पड़ी रही और बीजेपी जन आक्रोश सभा में करीब 500 लोग ही इकट्ठा हो पाए। जन आक्रोश सभा में पहुंची दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली और जन आक्रोश सभाएं हो रही हैं, ये सत्ता में आने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, फ्लॉप हो गई भाजपा की जन आक्रोश रैली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर 75 सीटों के साथ बनेगी कांग्रेस सरकार, कैबिनेट मंत्री ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और इससे पहले प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री चौबे ने कहा कि 23 में 75 सीटों के साथ एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है, कांग्रेस छोड़कर आए सिंधिया समर्थक मंत्री का बयान हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में जो पदों पर बैठे हैं वो पार्टी के वफादार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछला चुनाव 53,000 वोटों से जीता था, अब 60,000 मतों से जीत हासिल करूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कभी नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का वायरल हो रहा है। मंत्री सिसोदिया के अनुसार उनकी ही पार्टी में एक दो नेता उनके खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं और इसकी भनक सिसोदिया को लगते ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पिछले दरवाजे की राजनीति कर रही भाजपा, अखिलेश ने आरक्षण को लेकर बताई बीजेपी की सच्चाई। जी हां दोस्तों, नगर निकाय चुनाव में उठा पिछड़ों के आरक्षण का मामला अभी थमा नहीं है। विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को चारों तरफ से घेर रखा है। भाजपा पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा कर रही है तो वहीं सपा बसपा भाजपा को दलित और पिछड़ों का विरोधी बता रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर हैं। भाजपा की आरक्षण को लेकर क्या नीति है, अखिलेश यादव ने भाजपा की सच्चाई बताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लगातार पिछड़ों और दलितों को दिए जा रहे आरक्षण पर हमला कर कमजोर कर रही है और भाजपा शुरू से सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई और कई विश्वविद्यालयों में पिछड़ों का हक मारा गया। पिछड़ों को मान सम्मान और हक देने को लेकर भाजपा की नीयत कभी ठीक नहीं रही। दोस्तों, रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त एक भी मरीज को नहीं मिल पाया सरकारी योजना का लाभ, 10 की मौत, वरुण गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को कहा कि दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों को 50 लाख रुपए की सहायता से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना से अब तक किसी भी मरीज को लाभ नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके कारण 432 मरीजों की जान खतरे में है और उनमें से ज्यादातर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि इलाज के इंतजार में 10 बच्चों की जान चली गई और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भुगतान को मंजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की है। वरुण गांधी ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों से ग्रस्त मरीजों की जान बचाने के लिए 30 मार्च 2021 को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 की शुरुआत की थी और मई 2022 में उसमें किए गए संशोधन के अनुसार दुर्लभ रोगों के मरीजों से सभी समूहों को इलाज के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया था। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपदा ने लोगों के आशियाने छीन लिए, मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार, जोशीमठ मामले पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है।
राहुल गांधी ने इस विषय पर फेसबुक में एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। अपने पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह हैं और इन्हें देखकर काफी विचलित हूँ। घरों में चौड़ी दरारें, पानी का रिसाव, जमीन का फटना और सड़कों का धंसना बेहद चिंताजनक है। एक हादसे में भूस्खलन से भगवती मंदिर तक ढह गया। राहुल गांधी ने इसके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बताया और उन्होंने आगे लिखा कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर पहाड़ों पर लगातार खुदाई और अनियोजित निर्माण से आज जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है। इस कड़कड़ाती ठंड में इस आपदा ने लोगों से उनके आशियाने छीन लिए हैं। वहां के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में एक और बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत का बयान। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है और इसके लिए देश भर के किसान नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा सरकार तानाशाह और झूठी है जो केवल आंदोलन की भाषा समझती है। शुक्रवार को जसपुर पहुंचे राकेश टिकैत ढकिया मार्ग पर स्थित छीना फार्म पर रुके और पत्रकार वार्ता में टिकैत ने कहा कि देश भर के किसानों के सामने काबिज भूमि पर मालिकाना हक पाने, अनाज पैदा करने वाले किसानों के सामने लागत मूल्य प्राप्त करने की समस्याएं हैं। हल्द्वानी में हजारों अल्पसंख्यक गरीबों को बेघर करने की तैयारी भी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से टली हुई है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाना है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, जयराम रमेश का जवाब। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं है। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को ये बात कही। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार एवं मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। ये एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है और ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा चुनावी यात्रा नहीं है जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दों को उठाया है जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक निरंकुशता शामिल है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रमेश ने इससे पहले गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस चुनावी व्यस्तताओं के कारण विचारधारा की लड़ाई में थोड़ा पिछड़ गई थी, लेकिन पार्टी ने पहली बार विचारधाराओं के मुकाबले को पहचाना और आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विचारधाराओं की वो लड़ाई लड़ी जा रही है जो कई साल पहले लड़ी जानी चाहिए थी। कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 करोड़ खर्च कर लोगों की जातियां गिनने निकली नीतीश सरकार, क्या है मकसद? बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स का काउंटर प्लान तैयार। जी दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है और इसको लेकर नीतीश सरकार और प्रशासन ने खास तैयारी शुरू की और ये पूरी प्रक्रिया 2 चरण में पूरी होगी। पहले चरण में राज्य के सभी मकानों की संख्या गिनी जाएगी और फिर दूसरे चरण यानी कि मार्च से सभी जातियों धर्म के लोगों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। बिहार में हो रही जातीय जनगणना का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी और एक अनुमान के मुताबिक इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने आकस्मिक कोष से पूरा खर्च करेगी और सर्वे के लिए सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है और करीब 2 लाख कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सर्वे में पंचायत से जिला स्तर तक आंकड़ों को जुटाया जाएगा और इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा। ऐसे में जगह, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और सालाना आय के बारे में सवाल होंगे। कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जातीय सर्वे की शुरुआत होने जा रही है और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले हो गया था, हम लोगों की ये मांग पहले से रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में भी टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी के रहते हुए मनमोहन सरकार ने ये करवाया भी था और उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने डाटा को करप्ट बता दिया। जहां दोस्तों, इसके बाद हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे, भारत सरकार से इसे पूरे देश में करने की मांग की थी। भाजपा गरीब और दलित विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, इसलिए इन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि सही आंकड़ा सामने न आए और इसीलिए इन्होंने डाटा को करप्ट बता दिया। लेकिन आज इसकी शुरुआत हो रही है जिसे कास्ट बेस्ड सर्वे का नाम दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, प्रदेश अध्यक्ष बोले हर जगह मिल रहा है अपार समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बांका के मंदार की धरती बौंसी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में शनिवार को तीसरे दिन
बांका के सुमुखिया मोड़ से रवाना हुई और यहां से यात्रा रवाना होने के पहले प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है।